Dear students, good morning. Hope to find you in best of your spirits. I, Pratibha Makhija, Department of English, MMPG College, Fatehabad, welcomes you all to my lecture on the poem Know Then Thyself by Alexander Pope. Before we start the poem, we shall try to know the facts about the poet and his age and his contemporaries. Then we shall shift to some points regarding neoclassical age, and then we shall know a brief introduction to the poem, and in the end of my lecture we shall study our poem Know Then Thyself. The poet was born in 1688 and he died in 1744. Now let us begin our lecture with our first slide that starts with the introduction to the poem. Here is some facts about the poet Alexander Pope. Dear students, Alexander Pope was the most outstanding writer of neoclassical age. Firstly, we should very carefully keep in our mind that the poet belongs to neoclassical age. Secondly, he had a satirical bent of mind. Satirical bent of mind से मतलब हमारा है कि जब हम सेटराइज करते हैं चीज़ों को सुधारने के लिए, तो उसकी एज की जो भी कमियां थी उनको सुधारने के लिए उसके माइंड में क्या कल्टीवेटेड था, एक स्टिरिकल बेंट ऑफ माइंड था जो कि हिपोक्रेसिस को और भी जो कोई किसी भी टाइप की वैनिटीज हैं जिनको महसूस कर सकता था, तो उसी एज के दौरान ही यूज्ड टू हैव स्टिरिकल बेंट ऑफ माइंड. He was under the influence of Roman poets. He brought heroic couplet to perfection. His poetry deals with social and intellectual themes and exposes social hypocrisies and vanities of his contemporaries. ये लाइन इम्पॉर्टेंट है कि अलेक्जेंडर पोप की जो पोइट्री है किन इश्यूज को लेके है. तो उसके टाइम में जो भी सोशल इवल्स या इमोशंस से ज़्यादा इंटेलेक्ट की ज़्यादा वर्किंग है वो उसके थीम्स में नज़र आती है. और दूसरी बात, उसकी पोइट्री एक्सपोज करती है सोशल हिपोक्रेसीज एंड वैनिटीज ऑफ हिज कंटेम्परेरीज. कंटेम्परेरीज से हमारा मतलब है जो उसी एज के और राइटर्स हुए हैं, उनकी जो भी उसको कुछ कमजोरियां, वीकनेसेस या खामियां नजर आती हैं, तो वो उनको भी एक्सपोज करता है, उनको भी अपनी पोइट्री में दिखाता है. His poetry epitomized the neoclassicism of the 18th century and it was full of wise sayings. अलेक्जेंडर पोप की जो पोइट्री है न्यू क्लासिकल एज की जो फीचर्स हैं, जो भी फीचर्स हैं उनमें जो प्राइम इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं, एक तो है कि रीजनिंग और विट और सटायर, इन स्पिरिट को पोप की पोइट्री दिखाती है. एंड इट इज फुल ऑफ वाइज सेइंग्स. पोप की जो पोइट्री है वो हीरोइक कपलेट्स में लिखी हुई है और उनमें कुछ ना कुछ फिलोसॉफिकल वाइज बातें हैं, जैसे हमारे मुहावरे या लोकोक्तियां होती हैं, इन चीज़ों को हम वाइज सेइंग्स कहते हैं. हिज इम्पॉर्टेंट वर्क के जो नेम्स हैं पेस्ट्रल्स, द रेप ऑफ द लॉक एंड एसे ऑन मैन, इमिटेशंस ऑफ होरेस एंड द डंसियड, ये चीफ वर्क्स हैं अलेक्जेंडर पोप के. और जिस सेकेंड ईयर में हम पढ़ रहे हैं इतना हमें अपने पोइट के बारे में ज़रूर पता होना चाहिए. जो नेक्स्ट स्लाइड है हमारी वो डील करती है न्यू क्लासिकल एज से, उसके फैक्ट्स के बारे में
और रोमन पोइट्स और ग्रीक राइटर्स का जो पोइट के ऊपर इन्फ्लुएंस है, उनके नेम्स भी सेकंड स्लाइड में बताए गए हैं. लेट अस मूव टू अवर सेकंड स्लाइड. हेडिंग है इस स्लाइड का सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग न्यू क्लासिकल एज. भी न्यू क्लासिकल एज के इम्पॉर्टेंट बातें क्या हैं? न्यू क्लासिकल एज. द न्यू क्लासिकल लिटरेचर वॉज written between 1660 and 1798. This age is also called Augustan period and the age of reason and prose. जो न्यू क्लासिकल एज है उसके दो और भी इम्पॉर्टेंट नाम हैं. एक तो इसको ऑगस्टिन पीरियड भी कहते हैं. ऑगस्टिन पीरियड इसलिए कहते हैं कि जिन क्लासिकल राइटर्स को अलेक्जेंडर पोप ने या उनके दूसरे साथियों ने जो उनको कॉपी किया क्लासिकल राइटर्स को, उस एज में किंग ऑगस्टस का शासन था, गोल्डन एज जिसको कहते हैं. तो क्योंकि न्यू क्लासिकल एज में 18th सेंचुरी में उन क्लासिकल राइटर्स को कंपेयर किया गया था, कंपेयर नहीं, इमिटेट किया गया था, जो राइटर्स ऑगस्टिन एज में हुए, किंग ऑगस्टस के टाइम में हुए. यही कारण है कि इस एज को न्यू क्लासिकल एज के साथ साथ ऑगस्टिन पीरियड भी कहते हैं. एंड द एज ऑफ रीजन एंड प्रोज. फिर इसको एज ऑफ रीजन एंड प्रोज भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि जो लिटरेचर डोमिनेट करता है इस एज में वो फुल ऑफ रीजन है, और एडिसन, स्टील, जॉनसन के जो एसेस वगैरह आए वो इतने ज़्यादा फेमस, पॉपुलर हुए कि उस एज को एज ऑफ प्रोज के नाम से भी जाना गया. द टर्म न्यू मीन्स न्यू and the classical stands for the Roman and Greek classics. अब जो 18th सेंचुरी को न्यू क्लासिकल एज का नाम दिया गया है, न्यू से हमारा मतलब है नया, और क्लासिकल तो क्लासिकल राइटर्स के लिए स्टैंड करता है, क्योंकि 18th सेंचुरी के राइटर्स ने, जिसका एग्जाम्पल एक अलेक्जेंडर पोप हैं, इन सब ने क्लासिकल राइटर्स को, उनके रूल्स को फॉलो किया, तभी इस एज को न्यू क्लासिकल एज कहा जाता है. द राइटर्स ऑफ दिस एज इमिटेटेड द स्टाइल ऑफ द रोमन एंड ग्रीक्स. इस एज के राइटर्स ने रोमन और ग्रीक राइटर्स को इमिटेट किया, मतलब फॉलो किया. पॉप की एक फेवरेट सेइंग है कि क्यों और कैसे क्लासिकल राइटर्स को फॉलो करना जरूरी है. ये लाइन इस तरह है: Learn hence for ancient rules a just esteem. To copy nature is to copy them. 18th सेंचुरी के जो राइटर्स हैं उनके लिए नेचर सिनोनियम किसका है? क्लासिक्स का, क्लासिकल राइटर्स का. तभी पोप ने कहा कि जो एंशियंट रूल्स हैं, जो कि एंशियंट क्लासिकल राइटर्स ने दिए हैं, उनके प्रति एक सच्ची रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और उनको कॉपी करना ही मतलब क्या है कि हम नेचर को ही दिखा रहे हैं, नेचर को इमिटेट कर रहे हैं. नेचर और क्लासिक्स आर वन एंड द सेम थिंग फॉर द राइटर्स लाइक अलेक्जेंडर पोप. नेक्स्ट पॉइंट में है कि द क्लासिकल ग्रीक राइटर्स. हम ये 2-3 बारी बात हमारे सामने आ रही है कि अलेक्जेंडर पोप के ऊपर ग्रीक राइटर्स का इन्फ्लुएंस था, तो उन ग्रीक राइटर्स के नेम्स हमें पता होने चाहिए. फर्स्ट नेम है होमर और सेकंड नेम है सोफोक्लीज. होमर का इम्पॉर्टेंट वर्क इलियड अलेक्जेंडर पोप ने ट्रांसलेट किया था, और जो फर्स्ट स्लाइड में अलेक्जेंडर पोप को एक बुक हाथ में लिए हुए दिखाया गया है, तो वो बुक इलेड ही है, जिसकी वजह से अलेक्जेंडर पोप का भाग्य एकदम से बदल गया और वो इतने फेमस हुए. द क्लासिकल रोमन राइटर्स. जिन रोमन राइटर्स का
अलेक्जेंडर पोप के ऊपर इन्फ्लुएंस है, उनके नेम्स हैं होरेस, ओविड और thirdly Virgil. Let us move to our next slide. पोएट के बारे में और पोएट की एज के बारे में जानने के बाद अब हमारे लिए थर्ड नंबर पे इम्पॉर्टेंट चीज क्या है कि a brief introduction to the poem. The poem Know Then Thyself is an extract taken from the work An Essay on Man, Epistle 2. अलेक्जेंडर पोप का एक इम्पॉर्टेंट वर्क है एन एसे ऑन मैन। ये जो एक बिग वर्क है, ह्यूज वर्क है, ये एक कॉम्बिनेशन है 4 एपिसल्स का। एपिसल से मतलब लेटर होता है, और जो हमारी ये पोइम है एन एसे ऑन मैन के सेकंड एपिसल का बिगनिंग सेक्शन है, उसका ये एक एक्सट्रैक्ट है। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है कोई पार्ट, कोई भाग जो किसी लॉन्ग वर्क का एक पार्ट हो, दैट इज कॉल्ड एक्सट्रैक्ट। एन ऐसे इज कंसिडर्ड टू बी ए सबलाइम वर्क ऑफ पोइट्री। जो ये अलेक्जेंडर पोप ने एन ऐसे ऑन मैन वर्क लिखा है, इसको क्रिटिक्स एक हाईएस्ट लेवल की जो पोइट्री होती है वो दर्जा देते हैं। सबलाइम वर्क ऑफ पोइट्री से मतलब है पोइट्री ऑफ हाईएस्ट रैंक। द एक्सट्रैक्ट आर्ग्यूज दैट ह्यूमन बीइंग्स शुड लर्न टू लुक एट देमसेल्व्स। ये जो पोइम है, जो ये एक्सट्रैक्ट है, इसका जो थीम है या जो मेन बात है वो क्या है कि ह्यूमन बीइंग्स को अपने अंदर देखना चाहिए, खुद को जानना चाहिए, and try to learn about their own natures, powers, limitations and weaknesses. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, थीमेटिक लाइन है पोइम के बारे में। उसके एक्सप्लेनेशन में आप कहीं पे भी उसकी इंट्रोडक्शन वगैरह देते हो तो इस लाइन को आप नोट डाउन कर सकते हो। and try to learn about their own natures, powers, limitations and weaknesses. कि आदमी को अपनी खुद की नेचर को जानने की, अपनी पावर्स को जानने की, और जो वीकनेसेस हैं, लिमिटेशंस हैं, उनको जानने की कोशिश करनी चाहिए। इट इज ए प्ली टू लुक इनवर्ड्स टू गैदर नॉलेज अबाउट वनसेल्फ। इस पॉइंट में ये बताया गया है कि क्या एक रिक्वेस्ट है कि अगर हम ट्रुथ जानना चाहते हैं, नॉलेज जानना चाहते हैं, तो वो बाहरी चीज़ों की ज़्यादा स्टडी से हमें नहीं मिलेगी। उसके लिए हमें इंटरनल अपने वन सेल्फ को जानना होगा, अपनी अंदरूनी स्टडी करनी होगी। वन शुड नॉट लुक टू गॉड फॉर दिस सेल्फ नॉलेज सिंस द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। एक ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर हमने अपने अंदर की सेल्फ नॉलेज जाननी है तो उसके लिए क्या है कि वी नीड नॉट लुक टू गॉड। हमने गॉड को स्टडी करना या बाहर की चीज़ों को स्टडी नहीं करना है, बल्कि उसके लिए प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, कि मनुष्य के अध्ययन का विषय मनुष्य ही है, उसकी नेचर ही है, उसकी वीकनेसेस ही हैं, उसकी पावर्स ही हैं। लास्टली ये बात कही गई है कि दिस पोएम इज फुल ऑफ पैराडॉक्सेस। पैराडॉक्सेस लिटरेरी टर्म है। पैराडॉक्सेस से मतलब होता है कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट क्या है कि जो बात कही गई है वो उसी से ही मेल नहीं खाती, उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। जैसे कोई कहे कि मेरे को रोने में खुशी मिलती है, हम जानते हैं कि रोना और खुशी दोनों ऑपोजिट वर्ड्स हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस लाइन में यूज ऑफ पैराडॉक्स है। तो जो ये कंप्लीट पोएम है,
इसमें ऑलमोस्ट ऑल लाइंस में यूज ऑफ पैराडॉक्सिस है, जो कि इस पोइम को इम्प्रेसिव बनाता है और मीनिंगफुल बनाता है और ह्यूमन नेचर को फुली डिस्क्राइब करता है. Now let us move to our poem. Now here is our poem. The title of the poem is Know Then Thyself. टाइटल का मीनिंग क्या है कि स्वयं को जानो. Thyself से मतलब होता है yourself. और know then हम बहुत इजीली समझते हैं कि स्वयं को जानना. इसी थीम के ऊपर ही पूरी ये पोइम है. बहुत इजी है और आप बहुत इजीली इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. अब हम इस स्लाइड में वर्ड फॉर वर्ड, लाइन फॉर लाइन इस पोइम को स्टडी करेंगे, रीड करेंगे. Now this is the opening line of the poem. Know then thyself, presume not God to scan. The proper study of mankind is man. Know then thyself. This is the title of the poem also, and this is the beginning of the poem. Know then thyself. कि मनुष्य को खुद को जानना चाहिए. Presume not God to scan. ये नहीं करना चाहिए कि वो गॉड के वेज को, उसको स्कैन करे, उसको स्टडी करे. The proper study of mankind is man. In the second line, the poet says that the main subject of study of man is mankind. कि मनुष्य के अध्ययन का विषय मनुष्य है. The proper study of mankind is man. Placed on this isthmus of a middle state. Placed on this isthmus of a middle state, a being darkly wise and rudely great. In the third line, the poet says that God has kept man in middle states. मिडिल स्टेट से मतलब होता है ना बहुत हाई स्टेज, ना ही बिल्कुल लोवेस्ट, मिडल में होना. प्लेस्ड ऑन दिस isthmus ऑफ ए मिडिल स्टेट. isthmus से मतलब है जो कनेक्टिंग ब्रिज होता है, दो लैंड्स को जोड़ता है, ब्रिज का काम करता है, वो मिडल में ही होता है. तो इसी प्रकार गॉड ने मनुष्य को भी मिडल स्टेट में रखा हुआ है. The God has kept man, placed man in the middle state. A being darkly wise and rudely great. क्या लाइन है? Let us read it once again. A being darkly wise and rudely great. In this line, there is use of paradoxes. Darkly wise. वाइज होता है बुद्धिमान होना, और डार्कली नेगेटिव कॉनोटेशंस वाला वर्ड है, जिसका मतलब है इग्नोरेंस होना, अज्ञानता होना या विजडम ना होना. ही इज डार्कली वाइज. जैसे चांद में दाग लगा होता है, इसी तरह विजडम के साथ साथ आप में मतलब फुलिशनेस भी है, इग्नोरेंस भी है. डार्कली वाइज हैं जब हम. एंड रूडली ग्रेट. ह्यूमन नेचर की टेंडेंसी क्या है कि वो बहुत ग्रेटनेस शो करता है अपनी बहुत सी एक्टिविटीज में, लेकिन बहुत ज्यादा ग्रेट होने के बावजूद भी जब थोड़ा सा भी अहंकार है या हम रूड हो जाते हैं कहीं कहीं, तो तब हम रूडली ग्रेट हैं. ये दोनों क्वालिटीज, दोनों फीचर्स ह्यूमन नेचर में साथ साथ चलती हैं. ऐसा नहीं है कि वो कंप्लीटली रूड है और ऐसा भी नहीं है कि वो कंप्लीटली ग्रेट है. ऐसा भी नहीं है कि वो
कंप्लीटली फुली वाइज है, सिर्फ बुद्धिमान ही है और वो कोई गलतियां नहीं करता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तभी पोएट ने कहा है कि ए बीइंग डार्कली वाइज एंड रूडली ग्रेट, कि जो ह्यूमन बीइंग्स हैं दे आर वाइज as well as they are ignorant. They are great in the same way they are rude also. With too much knowledge for the sceptic side, with too much weakness for the stoic's pride. ये दो important words आई हैं इन दो lines में। फर्स्ट लाइन में क्या है? स्केप्टिक साइड। स्केप्टिक साइड से मतलब क्या है कि जब हम संशय करते हैं, वहम करते हैं, हमें विश्वास भी होता है, नॉलेज भी होती है, लेकिन फिर भी किसी पॉइंट पे आके हमें किसी बात पे जो कोई डाउट हो जाता है, कोई सस्पिशन हो जाता है। तो यही बात इस लाइन में कही है कि ए मैन इज फुल ऑफ नॉलेज, ही हैज गॉट ए लॉट ऑफ नॉलेज, बट द सेम पर्सन हु इज फुल ऑफ very much knowledge, the same person doubts many things. He becomes a skeptic. This shows his suspicious nature. Complete knowledge है, complete trust है, लेकिन एक point उसके अंदर क्या है कि he is prey to some weakness, and the weakness here in this line is to be suspicious, to doubt the things. Here this line shows that he is a mixture of knowledge as well as doubts. With too much weakness for the stoic's pride. Weakness से मतलब कोई ना कोई खामी होने से, कोई कमजोरी होने से है, और stoic से मतलब है वो person who is indifferent to pain and happiness. मतलब जो मन से नहीं लगाता और इंडिफरेंट रहता है, चाहे कोई दर्द हो या खुशी हो, वो अपनी स्ट्रेंथ शो करता है। तो पोएट यहाँ कह रहा है कि ए पर्सन इन सम सर्कमस्टांसेस बिहेव्स लाइक ए स्टोइक, कि he remains indifferent to his pain and happiness in his life, but the same person many times shows या loses his temperament या becomes weak. This shows the weakness of his nature. We may be very strong, but at the same time we sometimes become very emotional, and to become emotional and to remain stoic, both are the different qualities, and this line is also full of paradoxes. He hangs between in doubt to act or rest. जो ह्यूमन नेचर है उसको स्टडी करके पोएट कहता है कि क्या ऑब्जर्व होता है कि he hangs between in doubt to act or rest. A man remains in doubt that he should work, act, or he should take rest. Many circumstances come in our life when we keep on pondering that we should do this work, we should do this act, or we should remain sitting silent, or we should have some rest. Sometimes we are not able to make up our mind that which way we should choose, whether we should work or we should take rest. We hang in such sort of doubt. In doubt to deem himself a god or beast. A man cannot frame a confirmed idea about himself. He remains in doubt that whether he should deem means consider करना, कि वो अपनी अच्छाइयों को जब देखता है तो वो सोचने लगता है कि whether I am good or I should
consider myself like God, and when the same human being behaves, shows his beastly nature that cannot expected even from a beast, then he is compelled to think that he should take himself for a beast. He hangs in between the two things. He thinks कि whether I am God or I am beast, because many times he shows his godly nature and many times he shows his beastly nature, that is rude nature, uncultured होना, ये सारी beastly चीजों को दिखाता है. In doubt his mind or body to prefer, यहाँ भी उसको डाउट रहता है कि whether he should go by what his mind says or he should go by the desires of his body. Which thing he should opt? He remains in doubt. Many times he is not able to make up his mind that he should go by the things what his mind says or whether he should follow the needs, desires, or what his body says, which thing he should prefer, which one is better. He remains in doubt to choose one thing between the two. Born but to die, and reasoning but to err. This is the most contradictory line of this poem. The poet says, man himself a completely paradoxical creature. It is a great reality that we take birth. We are born on this earth. But for what we are born? Born ultimately to die. Nobody is immortal. We are born but to die. कहता है जैसे हमारी लाइफ में है, ये एक ह्यूमन नेचर को कन्फर्म्ड तरीके से बताया जा रहा है कि जैसे बर्थ है, डेथ है, ये दोनों रियलिटीज लाइफ के साथ जुड़ी हुई हैं. कहते हैं उसी प्रकार से पोएट कह रहा है कि चाहे कितनी भी नॉलेज है, रीजनिंग है, विट है, लेकिन अल्टीमेटली बहुत कुछ सही करते करते हुए ये किस चीज के लिए है? रीजनिंग है, बट टू कमिट मिस्टेक्स. आदमी को सब कुछ पता होता है कि ये करने से मेरे साथ ये होगा, ये मुझे नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी वो चीज़ें वो कर देता है जो नहीं करनी चाहिए. वहाँ नॉलेज उसकी कोई काम नहीं आती. तभी पोएट ने ये नेचर को स्टडी करते हुए कहा है कि मैन इज बॉर्न बट टू डाई एंड रीजनिंग बट टू अर्न. Alike in ignorance, his reason such. In this line, the poet is saying that man is a mixture of ignorance as well as reason. Man is born with intellectual powers that he can make great discoveries, innovations, but many times the same man remains ignorant about many things because it is a huge universe. We can know many things, but still the God has kept us in dark in many things. We can attain a lot of knowledge, we can have a lot of reasoning, but still some corner of our mind remains in darkness about many things. That darkness shows our ignorance about many facts. इग्नोरेंस से मतलब अज्ञानता से है, रीजन से मतलब बुद्धिमत्ता से है. Whether he thinks too little or too much, chaos of thought and passion, all confused. Studying, the poet is studying human nature, and about man's nature the poet is saying that sometimes he thinks
too little, and sometimes too much. What does it mean? There are some points of our life when we think so much over the little things, and sometimes we think very little over big tasks. That's why the poet says that sometimes he thinks too little or too much. कई बारी हम बिना सोचे समझे बहुत बड़ी बड़ी बातें कह देते हैं, और कई बारी कितना ज्यादा सोचते हैं बहुत थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातों पे. There is chaos of thought and passion all confused. The poet says, what is there in the mind of the man? There mostly remains a chaos. Chaos से मतलब होता है उथल पुथल से, जब सब चीजें डिसऑर्डर में हैं, ऑर्डरली नहीं हैं, कि माइंड के अंदर क्या लहरें चलती रहती हैं. कभी बहुत ज़्यादा थॉट्स हावी होती हैं, कभी बहुत ज़्यादा इमोशंस हावी होती हैं, पैशंस हावी होती हैं. माइंड के अंदर कुछ ना कुछ कंफ्यूजन चलता ही रहता है, कोई ना कोई थॉट्स का, पैशंस का एक स्टॉर्म चला ही रहता है. ऐसा नहीं होता कि ओनली थॉट्स हैं, और ऐसा भी नहीं होता कि माइंड के अंदर ओनली इमोशंस हैं. Man is a mixture of qualities of mind and qualities of heart. There is always a chaos of feelings, thoughts, passions, and intellectual powers. There is all confusion. Still by himself abused or disabused, the poet says that although he is lord of so many powers, man is lord of so many powers, still he sometimes abuses himself, sometimes he disabuses himself. करने का मतलब है कि कोई गलतियां कर दी, उन गलतियों के लिए खुद को अब्यूज करना. और कई बारी कुछ गलतियां कर भी लेते हैं, फिर भी हमें वो नज़र नहीं आती, और हम अपने आप को बिल्कुल अब्यूज़ नहीं करते, बिल्कुल कुछ भी क्रिटिसाइज नहीं करते. तभी पोएट कह रहा है कि ही हिमसेल्फ अब्यूजेस हिम एंड हिमसेल्फ disabuses. Created half to rise and half to fall. Again here the poet is saying that God has kept man in middle state. It is not like this that he can completely go to great heights. He can rise only half. He cannot completely rise. And half to fall. जैसे कोई पौधा होता है, आधा वो जमीन में नीचे होता है उसकी जड़, और आधा वो ऊपर होता है. ऐसा नहीं होता कि वो कम्प्लीटली ऊपर है या वो कम्प्लीटली ही नीचे है. उसी तरह से सिचुएशन ऑफ मैन है कि गॉड ने उसको जो पावर्स दी हैं, with the help of those powers he can rise just the half of that peak, and he falls the half of that falling point. He remains in between the two. Great Lord of all things, yet a prey to all, sole judge of truth, sole judge of truth, in endless error hurled, the glory, jest, and riddle of the world. These three lines are the concluding lines of the poem. They sum up the nature of man, study of man. In the first third line, the poet says, great Lord of all things, that man is honor of, Lord of, creator of many things, all the developments are done by him. Only he is a creature that imbibes all these qualities, to speak, to think, to develop, to innovate.
That's why the poet says that he is the Lord of all things, yet a prey to all. हालांकि वो सब चीज़ों का मालिक है, लेकिन सब चीज़ों का मालिक होते हुए भी वो सब चीज़ों के अधीन है. Yet he is prey to all, कि उन चीज़ों के बिना उसका गुजारा नहीं है, उन सुविधाओं के बिना, उन डेवलपमेंट्स के बिना उसका वजूद नहीं है. तभी पोएट कह रहा है कि वो सभी चीज़ों का मालिक भी है और सभी चीज़ों के नीचे जंजीरों में वो बंधा हुआ भी है. सोल जज ऑफ ट्रूथ, वो सारी सच्चाइयों को जानने वाला है जो भी वो कुछ करता है. इन एंडलेस एरर हर्ड, हालांकि सच्चाई से वो वाकिफ है, जज ऑफ ट्रूथ है, ट्रू ह्यूमन बीइंग है, लेकिन उसके बावजूद भी फॉल्सहुड भी वही है, एरर्स भी वही हैं, गलतियां भी वही हैं. In the end, in the last line of the poet says that it can be concluded that man is the glory, jest and riddle of the world. कि जो भी great qualities of the nature of man हैं, because of all those good qualities, it can be said that he is the glory of this universe. वो एक glorious creature है, वो शान है. Jest, jest means to be ridiculed, कि हम बहुत कुछ होते हुए भी जो छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से हम मजाक के पात्र बनते हैं, तो उसी चीज के लिए पोएट कह रहा है कि although he is the glory of the world, he is also the jest of this world. And no one can ultimately completely study his nature. Many things of his nature remain in dark. Many powers are in dark. And nobody can completely understand his nature. That's why he is called the riddle of the world. That's how this was your poem. I have tried to make it clear to you. Hope all of you have understood the poem. In the next slide, you are given a glossary where you can find out the meanings of difficult words, which can help you to study or read and understand this poem more clearly. Hope all of you have enjoyed reading with me, reading this poem. Thank you. Goodbye. Have a nice day.